नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभियान के तहत सोमवार को सिविल लाइन स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में समाज की प्रभावशाली महिलाओं के द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। पत्रकार वार्ता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की महानगर संयोजिका अल्पना रितेश गुप्ता ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कहा कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नीति निर्माण की दिशा अधिक संवेदनशील और समावेशी बनेगी। नारी शक्ति सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 देश के लोकतांत्रिक इतिहास का ऐतिहासिक निर्णय है। यह कानून महिलाओं को भागीदार से निर्णयकर्ता बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रमुख लाभ में लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण होगा। नीति निर्माण अधिक संवेदनशील और जन केंद्रित होगा। महिलाओं को लाभार्थी से नीति निर्माता बनाया जाएगा, लेकिन संसद विधानसभा में यह अनुपात अभी भी कम है। यही अंतर यह कानून खत्म करेगा। सुप्रसिद्ध सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट की ट्रस्टी शिखा गुप्ता ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बताया कि जब नारी सशक्त होती है तो समाज सशक्त होता है, और जब समाज सशक्त होता है तो राष्ट्र मजबूत होता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के उज्जवल, समावेशी और सशक्त भविष्य की आधारशिला है। आज महिलाएं वोटिंग में पुरुषों से आगे निकल रही हैं। कई चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। पंचायतों में 46% महिला प्रतिनिधित्व 14.5 लाख महिलाएं कर रही हैं। यह कानून सिर्फ आरक्षण नहीं, सिस्टम सुधार रहा है। यह सामाजिक न्याय, समान अवसर और सशक्त लोकतंत्र का प्रतीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेरठ प्रांत में महिला समन्वय की प्रांत सह संयोजिका मेजर डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं एनडीए सरकार द्वारा लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भारत के लोकतांत्रिक यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला यह संवैधानिक संशोधन केवल एक कानून नहीं बल्कि देश की करोड़ों माता बहनों और बेटियों के सम्मान का राष्ट्रीय संकल्प है। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीतू रस्तोगी ने कहा कि विकसित भारत 2047 का सपना महिला नेतृत्व के बिना अधूरा है। भारत में महिलाएं वोटिंग और समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन राजनीति में प्रतिनिधित्व अभी भी कम है। भागीदारी बड़ी है, लेकिन प्रतिनिधित्व अभी भी संतुलित नहीं है। इस अंतर को खत्म करने के लिए यह कानून आवश्यक है। महिलाओं के नेतृत्व का प्रभाव वैश्विक व भारतीय संदर्भ। जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, नीतियां अधिक समावेशी और संवेदनशील बनती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। शोध बताते हैं कि जेंडर गैप कम होने पर वैश्विक अर्थव्यवस्था में $7 ट्रिलियन तक की वृद्धि संभव है। आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी योग प्रशिक्षिका रितु नारंग ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के ठोस परिणाम सामने आए हैं। 32 करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खाते खुले। मुद्रा योजना लगभग 68% लाभार्थी महिलाएं, 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। PMAY में बड़ी संख्या में घर महिलाओं के नाम हैं। STEM में 43% महिला भागीदारी। इस अवसर पर भाजपा महानगर महामंत्री विशाल त्यागी, भाजपा प्रांतीय परिषद सदस्य निमित जायसवाल, मीडिया प्रभारी अर्चित गुप्ता, जिला महामंत्री नवीन चौधरी, जिला उपाध्यक्ष मयूर भाटिया आदि उपस्थित रहे। नारी शक्ति सिर्फ एक नारा ही नहीं है, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत है, और इस ताकत को हमें बहुत 2023 में ही हमें इसको लागू करना चाहिए था, जो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत टाइम से चाहते थे। उनका विज़न बिल्कुल क्लियर है कि हमारे समाज की जो महिला है वो विकसित हो और सशक्त हो। तो वो अपने देश को विकसित करने के लिए महिला को सशक्त करना चाहते हैं। जब एक महिला सशक्त होती है तो अपने समाज को सशक्त करती है। जब हमारा समाज सशक्त होता है तो हमारा राष्ट्र का जो है, हमारा राष्ट्र सशक्त होता है और राष्ट्र का निर्माण बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए हमें जो महिला अधिनियम, नारी बंधन महिला अधिनियम जो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी लागू करने जा रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। ये जो अधिनियम आया है नारी बंधन का, मोदी जी का, तो ये नारी शक्ति बंधन जो अधिनियम आया है, ये महिलाओं का एक सम्मान है, उनका मान है, और ये महिलाओं के लिए उज्जवल भविष्य के लिए ये बहुत ज़रूरी था। जो महिलाएं आज अपनी भागीदारी करती है वो कल को निर्णय भी लेंगी। विचार में ये एक आरंभ है, अंत नहीं है। पहले 33% आरक्षण मिले, फिर जब नारियों को इसमें स्थान मिलेगा, लोकसभा हो विधानसभा हो, तो वो अपनी क्षमता के अनुसार वो अपनी कार्यशैली आगे बढ़ाएंगी। और जो मोदी जी का जो सपना है 2047 विकसित भारत का, उसमें अगर महिलाओं की 50% तक भागीदारी नहीं होगी तो ये हमारे लिए अकल्पनीय है कि हम एक विकसित भारत की कल्पना बिना नारियों के कर सकें। और लगातार एक विपक्ष ने
विपक्ष जो है वो सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है कि इसे पॉलिटिकल रूप से देखा जा रहा है, जबकि भागीदारी तो सुनिश्चित करने की बात तो पहले हम भी करते आ रहे हैं। देखिए, एक महिला जो होती है, चूंकि मैं प्रोजेक्ट स्नेह एक नामक एक एनजीओ है उसकी फाउंडर हूँ, इसलिए मैं जमीनी स्तर पर मैं ग्रामीण महिलाओं के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने ग्रामीण महिलाओं का हो या शहर की महिलाओं का, उनके संघर्षों को, उनकी बढ़ती हुई ताकत को और उनकी बदलती हुई सोच को बहुत करीब से देखा है। तो मेरा मानना है कि जो ये मोदी जी का ये जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो ये लाया गया है, अगर इसको हम सही तरीके से जमीनी स्तर पर लाए, इसका मतलब है कि हम महिलाओं में प्रॉपर अवेयरनेस दे, क्या उनके आसपास सराउंडिंग्स में क्या है, क्या कानून व्यवस्था है, और उनको प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग दे और उनको इसके लिए शिक्षित करें, तो हम हर हालत में अपने भारत को एक उज्जवल भविष्य की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। सभी जानते हैं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 में ही आ गया था, लेकिन 16 अप्रैल जो आगामी 16 अप्रैल है वो उसके लिए एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि इस बिल को पारित करने के लिए सभी दलों के साथ, सभी समूहों के साथ एक बैठक होगी और एक ही विशेष बैठक होने जा रही है पार्लियामेंट में, और करोड़ों महिलाओं की संकल्पनाओं को, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये एक विशेष दिन है और बहुत ऐतिहासिक दिन होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि पहले से ही लोकसभा में, विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी रही है, लेकिन वो उनकी आबादी के अनुरूप नहीं थी, जो उनकी आबादी है उसके अनुरूप नहीं थी। तो इसी भागीदारी को पूरा करने के लिए 33% महिलाओं को राजनीतिक स्तर पर निर्णायक की भूमिका में लाने के लिए ये बिल पारित हो रहा है। और इस बिल से मुझे लगता है कि जो स्वतंत्रता की मशाल जलाने वाली रानी लक्ष्मीबाई से लेकर, और आज अगर हम बात करें तो मिशन सिंदूर में योमिका सिंह हो या सोफिया कुरैशी हो, उन सबके सफर का एक ऐसा दिन आने वाला है जिससे कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा होगा। जितनी भी हमारी महिलाएं जिन्होंने कि राष्ट्र को आजाद दिलाने के लिए, भारत माता को आजाद दिलाने के लिए अपने जीवन न्यौछावर कर दिए, उनकी आत्माओं के लिए भी ये सबसे बड़ा दिन होगा कि उन्होंने जिस देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया, आज उस देश की महिलाएं एक निर्णायक भूमिका में आने वाली हैं। हम सभी जानते हैं कि महिलाएं केवल जन्मदात्री नहीं होती हैं, वो बल्कि निर्मात्री होती हैं। महिलाएं परिवार से लेकर समाज तक बहुत सालों से, बहुत वर्षों से इस देश में हर स्तर पर अपना परचम फैला रही हैं, लेकिन राजनीतिक स्तर पर ये अभी कम था। इसको पूरा करने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है। और सभी नारियों के स्वावलंबन की बात हो, सम्मान की बात हो, उनके अधिकारों की बात हो, समरूपता की बात हो, तो इसमें ये निर्णायक भूमिका अपने निभा पाएंगी। और निश्चित रूप से जब महिलाएं किसी भी निर्णायक के रूप में आएंगी तो वो हर स्तर पर इसको सोचेंगी। जो हम संतुलन की बात करते हैं, परिवार से लेकर समाज के संतुलन की, वो इस बिल को आने के बाद, इस बिल को लाने के बाद और अधिक हो जाएगा। और जैसा हम सभी जानते हैं कि हम 2047 अर्थात विकसित भारत की जो हम संकल्पना कर रहे हैं, वो संकल्पना इसी भागीदारी के साथ संभव हो पाएगी। मैं मानती हूँ कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि 33% हमें आरक्षण महिलाओं को दे रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि नारी के लिए ही एक गर्व की बात है कि आज तक हमारी नारी पॉलिटिक्स में बहुत पीछे रही हैं, जो कि उनको भागीरथी पूरी नहीं मिली है। अभी भी हम आंकड़ा देखें तो अभी भी महिलाएं पॉलिटिक्स में बहुत पीछे हैं, बाकी हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। तो महिलाओं को भी बिल्कुल आरक्षण मिलना चाहिए, पूरा पॉलिटिक्स में आना चाहिए उन्हें भी, और अपने निर्णय जो कि अभी तक के अपने वो पर्सनल डिसीजन केवल घर और बच्चों तक के उनके निर्णय सीमित थे, अब वो देश के लिए भी आगे सोच सकती हैं, ताकि एक देश को अच्छा विकसित देश बनाया जाए और देश की भागीरथी में हर जगह उनका एक पूरा साथ हो।